हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर जिसका नाम है समूह प्रक्रम। तो बच्चों, समूह क्या होता है? समूह एक संगठन होता है जो एक जैसे लक्ष्यों को लेकर बनाया जाता है और व्यक्ति हमेशा समूह में रहना पसंद करता है। तो ये समूह क्या होता है और व्यक्ति समूह में रहना क्यों पसंद करता है, ये किस लिए आवश्यक है, इसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो करते हैं शुरू। समूह प्रक्रम। समूह का स्वरूप। जब दो या अधिक लोग आपस में अंतरक्रिया करते हैं, हम कहते हैं कि समूह अस्तित्व में आ गया है। अंतरक्रिया मतलब दो लोग आपस में बातें करते हैं, आपस में उनकी कन्वर्सेशन होती है, क्रियाएं होती हैं, तो हम कहते हैं कि ये एक समूह बन रहा है। ठीक है। परस्पर अंतःक्रिया करने और सामाजिक संबंध बनाने के बहुत से कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। जैसे व्यक्ति अपने सामाजिक संबंध विकसित करना चाहता है, आपस में समूह बनाना चाहता है, अंतःक्रिया करना चाहता है, इसके बहुत से कारण हैं। भौतिक स्तर पर किसी उद्देश्य के लिए सामूहिकता को समूह कह सकते हैं। जो भौतिक रूप से व्यक्ति इकट्ठे होते हैं तो हम उसे कहते हैं समूह है ये। जैसे बैंक अधिकारियों की एक समिति, जो बैंक में अधिकारी होते हैं वो अपनी एक समिति बनाते हैं, हम भौतिक रूप से उनको देख सकते हैं, तो ये क्या है? एक समूह हो गया। फुटबॉल खेलने वाली एक टीम, जो एक टीम होती है जो फुटबॉल खेल रही है, तो वो भी क्या है? एक समूह हो गया। इन सारे समूह का अस्तित्व केवल भौतिक स्तर पर होता है और ये सीधा आमने सामने की परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। हम ये देख रहे हैं, चाहे बैंक अधिकारियों की टीम हो, चाहे फुटबॉल खेलने की टीम हो, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आपस में संगठित रहते हैं, भौतिक रूप से दिखते हैं और आपस में अंतःक्रिया करते रहते हैं। वे लोग जिनमें कतिपय समान विशेषताएं होती हैं, वे सभी समूह बनाते हैं। उदाहरण के लिए एक कक्षा के सभी सिख विद्यार्थी एक समूह कहे जा सकते हैं। कई बार क्या होते हैं कि लोग समान विशेषताओं के आधार पर भी क्या करते हैं? समूह बना लेते हैं कि मैं ऐसा हूँ तो भी ऐसा है। जैसे समान जाति के आधार पर समूह बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर बता रखा है कि एक कक्षा में एक विद्यार्थी हैं, सब कैसे हैं? सिख हैं, तो उन्होंने अपना एक क्या बना लिया? समूह बना लिया। तो एक छोटी कक्षा में सभी बाएं हाथ से कार्य करने वाले विद्यार्थी एक दूसरा समुच्चय बना लेते हैं। सब जो व्यक्ति बच्चे हैं बाएं हाथ से काम कर रहे हैं, तो जो लेफ्ट हैंडर है उन्होंने अपना क्या बना लिया? एक समूह बना लिया। तो समूह का मतलब है कि जो कई लोग क्या करते हैं कि समान स्थिति को देखते हुए, समान विशेषताओं को देखते हुए भी क्या कर लेते हैं? समूह बना लेते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक समूह दो या अधिक व्यक्ति से बनता है जिनमें अंतःक्रिया होती है और लक्ष्य समान होते हैं। तो यह है समूह की परिभाषा कि जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनता है, वे आपस में अंतःक्रिया करते हैं और उनके लक्ष्य कैसे होते हैं? समान होते हैं। उनके संबंधों में स्थायित्व होता है और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। समूह का मतलब ये है कि वो अपने संबंध बनाए रखेंगे और एक दूसरे पर उनकी डिपेंडेंसी भी रहती है और अपने को उस सामूहिकता का अंग मानते हैं। वो सामूहिक हो जाते हैं और वो मानते हैं कि हम इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं और हम इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। एक समूह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है परस्पर निर्भरता। जैसे एक टीम है फुटबॉल की, ठीक है, तो एक व्यक्ति है, एक टीम का यदि मेंबर है, वो खड़ा है, वो नहीं खेल रहा है, तो पूरा जो गेम है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो आपस में क्या होती है? निर्भरता होती है। समूह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। परस्पर निर्भरता के भी कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। जैसे व्यवहार की परस्पर निर्भरता का संकेत इस तथ्य की ओर है कि एक सदस्य का व्यवहार दूसरे सदस्य के व्यवहार को उभारता है। एक व्यक्ति जैसा व्यवहार कर रहा है तो उससे क्या होता है? दूसरे व्यक्ति का जो व्यवहार है वो बिल्कुल उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो उसके व्यवहार को बिल्कुल बदल सकता है, जो परिणाम स्वरूप संपूर्ण समूह के कार्य करने को प्रभावित करता है। और इससे पूरा जो समूह है वो प्रभावित होता है, क्योंकि एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, तो वो दोनों क्या है? समूह के पार्ट है ना। तो इससे क्या होता है? संपूर्ण समूह है वो प्रभावित होता है। दूसरा है परिणाम की परस्पर निर्भरता का संकेत। इस तथ्य की ओर है कि प्रत्येक व्यक्ति की उपलब्धि, पुरस्कार की प्राप्ति केवल उसी के व्यवहार का परिणाम नहीं है, अपितु समूह के दूसरे सदस्यों के व्यवहार पर भी निर्भर करता है। पुरस्कार, जैसे फुटबॉल की टीम है, उसको क्या करना है? प्राइज जीतना है, तो एक व्यक्ति का व्यवहार डिपेंड नहीं करेगा, पूरी टीम यदि काम करेगी तो ही हम क्या कर सकते हैं? वो जो हमारा परिणाम है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे परस्पर क्या होती है? निर्भरता होती है। एक व्यवहार की निर्भरता हो गई, एक परिणाम की हो गई। इसके बाद है कार्य परस्पर निर्भरता का संकेत इस तथ्य की ओर है कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समूह के सदस्यों को अपनी क्रियाओं में सामंजस्य लाने की आवश्यकता होती है। वही बात होती है कि यदि हम सारी क्रियाएं मिलकर करेंगे तो ही हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ क्रियाओं में भी क्या होना चाहिए? सामंजस्य होना चाहिए, तभी तो वो क्या कहलाएगा? समूह कहलाएगा। समूह कैसे कार्य करता है? हमने बात कर ली समूह क्या होता है, किस तरह से उनमें आपस में निर्भरता होती है। अब हम देखते हैं कि समूह कार्य कैसे करता है।
जब भी एक समूह बनता है या संगठित होता है तो वह कतिपय मानदंडों के आधार पर कार्य करता है। समूह के कार्यों के विभिन्न आयाम निम्न हैं। कोई ना कोई इनके मानदंड होते हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं, लक्ष्य होते हैं, जिसके आधार पर वो समूह निर्मित होता है और वो उन्हीं सबको देखकर काम करता है। तो कौन कौन से आयाम हैं? भूमिकाएं। एक समूह में विभिन्न सदस्यों से विभिन्न भूमिकाएं अदा करने की अपेक्षा की जाती है। वहाँ पर बहुत सारे सदस्य होते हैं, उनको अलग अलग भूमिकाएं दी जाती है। जैसे कि एक समिति बन गई है तो उसमें कोई अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई वित्त वाला काम कर रहा है, तो इस तरह से उसमें अलग अलग भूमिकाएं दी जाती हैं। मानदंड। प्रत्येक समूह कतिपय नियमों के अनुसार कार्य करता है। ये नियम ही क्या कहलाते हैं? मानदंड बनाते हैं। कोई भी समूह बनता है तो उसके मानदंड होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली वो काम करता है। यदि वो नहीं उसको फॉलो कर रहा है तो वो समूह भी क्या होता है? धीरे धीरे खत्म हो जाता है। फिर है परिस्थिति। विभिन्न भूमिकाओं के साथ विशेष प्रकार की दर्जा या समूह में स्थिति होती है। भूमिकाएं तो मिलती ही मिलती है, साथ में समूह में सबकी एक अलग अलग स्थिति भी होती है, जिसे हम कहते हैं परिस्थिति। ठीक है। समूह की प्रक्रियाओं की प्रकृति। समूह का सदस्य बनने के कारण कि क्यों व्यक्ति समूह का सदस्य बनना चाहता है। तो ये तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि भाई उसकी कोई ना कोई निर्भरता होती है। एक बार तो व्यक्ति समूह का सदस्य अपने स्वार्थ के लिए बनता है, क्योंकि वो वहाँ सुरक्षित महसूस करता है, उसके जो कार्य होते हैं वो वहाँ पर होने होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि लोग किसी समूह का सदस्य मुख्यतः इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें उससे कुछ लाभ मिलता है या आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं। उनकी आवश्यकताएं संतुष्ट हो रही हैं, उन्हें कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा है, चाहे वो लाभ कैसा ही हो, इसीलिए व्यक्ति समूह का सदस्य बनता है। उदाहरण के लिए एक फुटबॉल का खिलाड़ी फुटबॉल टीम का सदस्य बनना पसंद करेगा। भाई व्यक्ति को फुटबॉल खेलना पसंद है, इसीलिए वो क्या करेगा? फुटबॉल का जो टीम का मेंबर बनेगा। एक समूह व्यक्ति के लिए कम से कम 4 तरीके से सहयोग करता है। कौन से तरीके हैं वो? समूह कैसे सहयोग करता है? लोग समूह का सदस्य इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि समूह उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है जो कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं प्राप्त कर सकता। समूह बनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि एक लक्ष्य कुछ है जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन यदि वो समूह है, बहुत सारे लोग उसमें मिल गए हैं, तो वो उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी समूह के सदस्य इसलिए बनते हैं क्योंकि आपको लगता है कि समूह के सदस्य संसाधनों या से युक्त होते हैं। ये माना जाता है कि एक व्यक्ति के पास मान लो संसाधन नहीं है या वो अवेलेबल भी नहीं हो सकते, तो वो क्या करेगा? एक समूह का सदस्य बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों के पास तो संसाधन मिलेंगे। तो ये माना जाता है कि समूह किससे होता है? संसाधन से युक्त होता है, इसीलिए व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति वहाँ पर हो जाती है। तीसरा कारण क्या है? कभी कभी लोग सुरक्षा की आवश्यकता पूरी करने के लिए किसी समूह का सदस्य बनते हैं। कभी कभी व्यक्ति क्या चाहते हैं कि वो समूह में एकदम सुरक्षित फील करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का आतंक का भय नहीं रहता है और उन्हें लगता है कि यदि वो इस समूह का सदस्य बनेंगे तो कोई इन पर आंच भी नहीं आने देगा। तो सुरक्षित होने के लिए भी क्या करते हैं? व्यक्ति समूह का सदस्य बनते हैं। समूह अपने सदस्य को एक सामाजिक सकारात्मक पहचान प्रदान करते हैं। समूह से व्यक्ति को एक अपनी अलग पहचान प्राप्त होती है कि भाई वो उस समूह का मेंबर है, तो वो एक समाज में एक अलग स्टैंड भी ले लेता है। ठीक है। तो इन वजह से व्यक्ति समूह का सदस्य बनना चाहते हैं। समूह निर्माण की अवस्थाएं। समूह का निर्माण 4 अवस्थाओं से गुजरता है। सबसे पहला है दिशा निर्देश, दिशा दर्शन, स्वक्रिया विधि, फिर है नियम कानून और इसके बाद है नियमितीकरण। ठीक है। तो ये जो 4 अवस्थाएं हैं वो 4 अवस्थाओं के से होता है समूह का निर्माण। पहले दिशा निर्देशन होगा, उसके बाद क्रिया विधि, फिर नियम कानून और फिर इसके बाद होगा लास्ट में नियमितीकरण। सबसे पहले प्रथम अवस्था है दिशा दर्शन। नाम से समझ में आ रहा होगा कि पहले हमारे सामने कोई लक्ष्य होगा, सबके लक्ष्य कॉमनली मिलने चाहिए और जब वो मिल जाते हैं तो वो आपस में क्या बन जाता है? समूह बन जाता है। समूह निर्माण के प्रारंभिक चरण में संभावित सदस्य कुछ समय तक एक साथ काम करते रहने के लाभ हानि को आंकने का प्रयास करते हैं। वो आपस में चाहते हैं, देखते हैं कि भी एक साथ काम करेंगे तो तुम्हें क्या लाभ होगा, मुझे क्या लाभ होगा और साथ में काम करने से क्या हानियाँ होंगी। तो वो एक तरह से पहले स्वार्थ भावना देखते हैं, उसके बाद ही वो इकट्ठे होते हैं। वे अमुक समूह का सदस्य बनने के पहले अपने लाभ हानि की अधिक चिंता करते हैं। भाई समूह का सदस्य बनने से पहले वो क्यों जाएंगे? पहले वो देखेंगे कि हाँ मुझे लाभ हो रहा है नहीं हो रहा, या मुझे हानि हो तो नहीं हो रही वहाँ जाकर। पहले वो ये देखते हैं, उसके बाद ही वो समूह का सदस्य बनते हैं। तो ये ही है दिशा दर्शन। दूसरा चरण है क्रिया विधि। जब कोई व्यक्ति ये तय कर लेता है कि एक विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समूह का निर्माण उसके हित में है, तो उसका ध्यान लक्ष्य प्राप्त करने के साधनों पर केंद्रित हो जाता है।
समूह बन गया, उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ पर आने पर लाभ है, हमारा जो लक्ष्य है वो यहाँ पूरा हो रहा है। फिर वो जो लक्ष्य के लिए जो साधन है वो प्राप्त करने के लिए वो उसमें जुट जाते हैं, जैसे हम कहते हैं क्रियाविधि। यहाँ उसकी क्रियाविधि शुरू हो जाती है। तीसरा है नियमन, नियम कानून। लंबे समय तक परस्पर अंतक्रिया करते समूह के सदस्यों के सामाजिक आदान प्रदान का स्वरूप उभर आता है। आपस में काम करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो उनका एक सामाजिक स्वरूप सामने आ जाता है। इसी चरण पर एक सदस्य समूह का नेतृत्व संभाल लेता है। एक व्यक्ति क्या करेगा, नेतृत्व संभाल लेगा। वो ये देखेगा कि भाई जो हमने डिसाइड किया था वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो आपस में इस तरह से वो अपने नियम कानून मानदंड वो सब यहाँ पर तय कर लेते हैं। इसके बाद है नियमितीकरण। इस चरण पर मानदंड और भूमिकाएं जो तीसरे चरण पर उभर कर आती हैं, नियमितीकरण हो जाती हैं। जो उन्होंने मानदंड अपनाए थे, नियम कानून ये सब जो उन्होंने तीसरे चरण में अपनाए थे, वो यहाँ नियमित रूप से चलने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से समूह कार्य करने लगता है। ये चारों इसकी अवस्थाएं हैं। इसके बाद है समूह के प्रकार। सामान्य रूप से समूह दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक और दूसरा है गौण समूह। इनके बारे में देख लेते हैं कि प्राथमिक समूह में विशेषकर निरंतर निकट का और प्रत्यक्ष साहचर्य और सहयोग मिलता है। प्राथमिक समूह सबसे अच्छा उदाहरण है परिवार। प्राथमिक समूह में वो समूह होता है जिसमें परस्पर एकदम साहचर्य होता है, निकटता के संबंध होते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? और यहाँ पर क्या करता है, वो निरंतर चलता रहता है। तो इस तरह से होता है। तो प्राथमिक समूह में क्या है, सबसे अच्छा उदाहरण इसका है क्या, परिवार। क्योंकि परिवार वाले सहयोग अवश्य करते हैं और वो आपस में मिलकर रहते हैं, उनके बीच प्रत्यक्ष साहचर्य होता है। ठीक है। इसके बाद आता है गौण समूह। गौण समूह विशेष रुचि समूह होते हैं। इन समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। गौण समूह है उसमें ऐच्छिक रूप से शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है शामिल हो, परिवार तो समूह रहेगा ही रहेगा। लेकिन गौण में क्या होता है, उसमें इच्छा पर निर्भर करता है कि हम समूह में शामिल होते हैं या नहीं। इन समूह के सदस्यों के मध्य अनिवार्य रूप से प्रत्यक्ष अंतःक्रियाएं नहीं होती। इसमें अनिवार्य रूप से प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया भी नहीं होती, क्योंकि ये इच्छा के मुताबिक चलता है। व्यक्ति के व्यवहार पर समूह के प्रभाव। अब व्यक्ति के व्यवहार पर समूह का क्या प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति के किसी समूह का सदस्य बनने पर उसका व्यवहार अनेक प्रकार से प्रभावित होता है। सबसे पहले है निर्णय लेना। व्यक्ति अपना व्यवहार एक तो पर्सनली रूप से देखे तो अलग रखेगा, और यदि उसके साथ पूरा समूह खड़ा है तो उसका व्यवहार बिल्कुल अलग होगा। निर्णय लेना, एक व्यक्ति चाहे वो अपना निर्णय ना ले पाए, लेकिन उसके पास पूरा समूह है तो वो उस आधार पर निर्णय ले सकता है। ठीक है। एक समूह में रहने पर यह दिखाई पड़ता है कि व्यक्ति अधिक जोखिम लेने को तत्पर हो जाता है। अकेला व्यक्ति रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन जब वो पूरे समूह में है तो वो रिस्क लेके वो काम कर लेगा, क्योंकि पता है कि उसे संभालने के लिए पीछे बहुत सारे लोग हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? जैसे परिवार है, परिवार में यही तो होता है कि व्यक्ति अपने परिवार के पीछे बहुत बड़े बड़े कदम उठा लेता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका परिवार उसको सपोर्ट करने वाला है। तो समूह के पीछे ही व्यक्ति निर्णय ले सकता है। इसके बाद है सामाजिक सुविधा। सामाजिक सुविधा उस प्रभाव की ओर इंगित करती है कि दूसरों की उपस्थिति किसी व्यक्ति के कार्य निष्पादन पर पड़ता है। कि कोई यदि उपस्थित है और व्यक्ति कार्य करता है तो उसका इम्पैक्ट उसके कार्य पर जरूर पड़ता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक सुविधा। कि एक जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं और हमारे माता पिता उस कार्य की क्या कर रहे हैं, निगरानी, तो हमारा कार्य निष्पादन पर उसका फर्क जरूर पड़ेगा, और यदि हम फ्री हैं तो उस पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो समूह के दूसरे सदस्य जैसे माता पिता या शिक्षक आपके कार्य का मूल्यांकन करेंगे तो आप अपना सर्वोत्तम कार्य निष्पादन दिखाने का प्रयास करते हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे काम की निगरानी रहेगा तो हम उस कार्य को बहुत अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। तो समूह में यही तो होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके कार्य को भी देखते रहते हैं। तो सामाजिक सुविधा भी यहाँ पर होती है। आगे बच्चों समझ में? इसी के साथ यहाँ पर लेसन एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।